ओके स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है बेटा आप सभी का क्लास नंबर 5 में। ठीक है बेटा, ये जो क्लास हमारी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब तक हमारी 4 क्लास आ चुकी है। ठीक है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन करे हुए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है 2020 से लेकर के 2023 PYQ है, जो टोटली SSC के द्वारा पूछे गए हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, इसके बाद का 101वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? अनुच्छेद 22 किस से संबंधित है? ठीक है, तो निवारक नज़रबंदी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? निवारक नज़रबंदी से संबंधित है। ठीक है बेटा, तो अनुच्छेद 22 में कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 22 में कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। पहले नंबर की क्या है? सामान्य दंडिक विधि के अधीन, सामान्य दंडिक विधि के अधीन अनुच्छेद 22 क्लोज 1 तथा 22 क्लोज 2 तक है, यानी सामान्य दंड। दूसरा है निवारक निरोध यानी नज़रबंदी, तो निवारक निरोध को जो है हम नज़रबंदी कहते हैं। ठीक है, तो निवारक निरोध यानी नज़रबंदी के अधीन अनुच्छेद 22 क्लोज 3 से अनुच्छेद 22 क्लोज 7 तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है बेटा। तो 102 का बताइए सही जवाब क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आर्टिकल आपका 22 है। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। नंबर 1, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसे। अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसे ये बताएंगे कि हमने उसको अरेस्ट क्यों किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श एवं बचाव का अधिकार दिया गया है। तीसरा है गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार उसको दिया गया है। चौथा है मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा से निरुद्ध न किए जाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है 103। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो आर्टिकल 22 इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। अनुच्छेद 35 अस्पृश्यता के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। 35 क्या कहता है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? संसद को। बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। देखो सारे आर्टिकल मैंने आपसे पूछे थे और मैं कल भी पूछूंगा एक छात्र से। आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। 35 में क्या है, अस्पृश्यता, जो कि आर्टिकल 17 में है। इसके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है 104, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है। धर्म की स्वतंत्रता, किसकी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है, ठीक है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, राज्य का अपना धर्म होता है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक मिलता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है बेटा। एक सौ पांचवा देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 27 में क्या है, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करारोपण से मुक्ति। आर्टिकल 28 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि राज्य का अपना कोई धर्म होगा। इसका मतलब यह है कि राज्य, देखो जो राज्य है ये आर्टिकल नंबर 12 में आता है, और भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक है, याद रखना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है, निषेध करता, रोकता है। सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा आपका, तो वो है आर्टिकल आपका 23, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण, ठीक है। 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध के विरुद्ध संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध के प्रति संरक्षण, ठीक है, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है 106वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है, ठीक है, बताइए। ओके, देखिए भाई, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 23, कौन सा है, आर्टिकल 23, ठीक है, याद रखना। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के बलात् यानी जबरन श्रम, यानी क्या बोलते हैं उसको, जबरदस्ती किसी से मजदूरी करवाना, वह दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है। दुर्व्यापार का मतलब है बेचना, ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या बेटा, 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 में। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
देखो सभी स्टूडेंट बड़े ध्यान से क्लास देखना, क्योंकि मैं ये जो क्लास आप देख रही है इसके जो आर्टिकल है या क्वेश्चन है, मैं किसी से भी कुछ भी सुन सकता हूँ, याद रखना इस बात को, ठीक है। और मैं 100% मंडे को जो है आपसे ये आर्टिकल ज़रूर सुनूंगा, ठीक है। पहले बता दिया बात मैंने। नेक्स्ट, अनुच्छेद 25, अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, बताइए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 23 कौन सा है बेटा? आर्टिकल 23 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक बार बताइए अच्छे तरीके से। ओके, तो आर्टिकल 23 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। जो मानव तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, उसको निषेध घोषित करता है, ठीक है, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 23 द्वारा घोषित अपराध के लिए संविधान के आर्टिकल 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करी गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर दो बात याद रखना। जैसे आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को ख़त्म किया गया है, और उसको ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 35 जो है संसद को शक्ति देता है इस बारे में कानून बनाने की। आर्टिकल 23 के द्वारा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है इसको रोकने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 35 के द्वारा संसद कानून बना सकती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? किसमें बेटा? तो वह आर्टिकल 24। कौन सा है? आर्टिकल 24, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए ओके। हेलो स्टूडेंट, देखिए एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। 108वां, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में, खान में या अन्य किसी खतरनाक जगह काम करने के लिए नहीं लगा जाएगा? तो किस आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल है आपका 24। कौन सा आर्टिकल है बेटा? 24, ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। आर्टिकल जो 24 है इसमें कारखानों में 14 साल से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेधगा, है नी। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो अनुच्छेद 24 में कारखानों में 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें काम पे नहीं लगा जाएगा।
आर्टिकल 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में है बेटा कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो बेटा अगला क्वेश्चन आपका 109वां है। देखिए मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट ठीक है क्लास में ही रहे, फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ओके, और ये जो क्लास आ रही है ये टाइम पास नहीं है। अगर मैं अपना कीमती समय दे रहा हूँ आपको तो इसका मतलब है कि मैं क्लास में से आपसे पूछ सकता हूँ क्वेश्चन इसमें से, और बाई मंडे में ज़रूर, सोमवार को जो है ना ज़रूर इस क्लास में से मैं क्वेश्चन पुटअप करूँगा, याद रखना। अब तुम क्लास में रहो या ना रहो, ठीक है, अब मुझे पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट क्लास में था और कौन सा नहीं था। ठीक है, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट पूछूँ आप लोगों से। ओके, चलिए तो 109वां क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है? तो आर्टिकल 24 का। ठीक है, ये हमने अभी देखा है बेटा, सेम क्वेश्चन होगा, एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित करने से रोकता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंत्यकरण धर्म अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंत्यकरण धर्म को आबाद रूप से मानने की, धर्म के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 क्या करता है बेटा, सभी व्यक्तियों को अंत्यकरण धर्म को आबाद रूप से मानने की, धर्म के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। क्या है बेटा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ठीक है, याद रखना। इसके साथ ही आर्टिकल 110 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में क्या है बेटा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, याद रखना। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान अधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से 18 में क्या है, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में क्या है, समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 जो है स्वतंत्रता से संबंधित है। तो समानता से 14 से 18 हो गया, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 हो गया, स्वतंत्रता 19 से 22 हो गया, शोषण 23 और 24 हो गया। ओके, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से 24, यानी आर्टिकल 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे मैंने आज आपसे सुने बेटा, तो मैं 100% आपसे सुनूंगा, याद रखियो। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28 में आ गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28 में आ गया। और संस्कृति संस्कृति शिक्षा संबंधित अधिकार है आर्टिकल 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण, किस आर्टिकल में अंत्यकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो वह बेटा आर्टिकल 25 में। किस में है, आर्टिकल 25 में। अंतःकरण
की और धर्म को आबाद रूप से मानने की। अंतःकरण का मतलब अपनी आत्मा से, अपने मन से, ठीक है, किसी भी धर्म को आप आज़ादी पूर्वक मना सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो ये उल्लेख किस में है? आर्टिकल 25 में है, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की आज़ादी देता है, ठीक है। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है, याद रखना। जैसे कि ये राम मंदिर का अभी उद्घाटन होगा 22 तारीख को, तो ये उद्घाटन भी आपका आर्टिकल 26 का भाग है, याद रखियो। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है बेटा, ठीक है। 112 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से क्या है, किससे संबंधित है, ठीक है। तो एसएससी सीएचएसएल 15 मार्च 2023 को सेम क्वेश्चन आ रहा। अनुच्छेद 26 है ना, आर्टिकल 26 बताना आपको। तो क्या है? तो आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जो हमारे धार्मिक कार्य होते हैं उनके प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है आर्टिकल 26, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है बेटा। संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है बेटा, याद रखियो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा भैया, ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, क्लास का फीडबैक दीजिए एक बार, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो जो भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं वे सारे के सारे जो है कमेंट कर जरूर करें, ठीक है। और आपसे मैं ये चीज़ें सुनूंगा ज़रूर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ डेफिनेटली सोमवार को सुनी जाएगी आप सभी से, ठीक है। पहले बता दी मैंने। आप चाहे तो क्लास देख लियो और नहीं तो अपना इंस्टाग्राम पर रील देख लियो अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर टाइटन करियो बाद में क्लास में, ओके। तो संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि संप्रदायों को दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, ठीक है। यानी जो धार्मिक अभिवृद्धि यानी धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, ठीक है। देखो ये जो आर्टिकल 27 है ना, इसका ज़्यादा उल्लंघन होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आजकल टाइम पर जो आदमी होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक धार्मिक ट्रस्ट बना लेते हैं। जैसे आपने देखो अगर राम मंदिर ट्रस्ट का, ठीक है, कैलाश मंदिर ट्रस्ट का, है ना, सूर्यदेव मंदिर का ट्रस्ट का, या आपके छोटे मोटे मंदिर होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर बागपत में फेमस है पूरा महादेव का मंदिर। तो पूरा महादेव का जो मंदिर है उसकी देख रेख साफ सफाई जो है ना एक ट्रस्ट करता है, जिसको पूरा महादेव मंदिर ट्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट है इनकी जो इनकम होती है ना, बहुत मतलब विधायक, एमपी, सांसद, मंत्री या गांव के प्रधान, चेयरमैन या कोई ना कोई नेता या कोई और मतलब बिजनेसमैन आदमी वहाँ पर जो है पैसे डोनेट करता है मंदिर के मतलब जो है अच्छे कार्यों के लिए। तो वो जो पैसा जाता है वो कमेटी के पास जाता है और उस पैसे पर जो है सरकार टैक्स नहीं लगाती है। तो ज़्यादातर जो उद्योगपति होते हैं वो एक ट्रस्ट बनवा ले और उसमें अपना सारा सारा जो ब्लैक माल होता है, पैसे होते हैं, उसको जमा करते रहते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ठीक है। 113, ठीक है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है? देखो यही आर्टिकल जो 3 बार पूछ लिया सेम बिल्कुल। तो आर्टिकल 26 का, तो अपने धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 26। ठीक है, ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यही आर्टिकल आपका 3-4 बार आ लिया। ठीक है, और अगर आप दिमाग से अपनी क्लास को देखेंगे बेटा, इसी क्लास में आपका सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है ना। भारतीय संविधान का आर्टिकल 26, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को क्या करता है? संदर्भित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। ठीक है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख करता है कि संविधान के शुरुआत में नागरिकता किस किस को मिलेगी। ठीक है। और 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, यानी अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा संस्थाएं होती है उनकी स्थापना हो सकती है। प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक व्यक्ति जो होते हैं भारत में, अल्पसंख्यक में कौन आते हैं? एक तो मुस्लिम आते हैं, ईरानी, पारसी, ठीक है, जैन, और जैन जो धर्म होता है ये वाले आपके जो है अल्पसंख्यक मत हैं। तो ये लोग अपनी शिक्षा संस्थाओं को खोल सकते हैं। ठीक है, उनका प्रशासन कर सकते हैं। जैसे हमारा जैन कॉलेज है, तो जैन कॉलेज एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, जैन कॉलेज इंटर डिग्री और बीएड कॉलेज। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस कॉलेज की एक कमेटी हैगी जिसमें टोटली आपके जैन वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, और वो उसकी देख रेख करते हैं। तो ये अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है कि वे अपनी धर्म के प्रति जो है एक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 30 के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा, चलिए आर्टिकल 114 है। अरे क्वेश्चन नंबर 114, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? निर्दिष्ट करता है 1 दिसंबर 2020 को आया क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना। देखो दूसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अनुच्छेद 30 है भाई। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है। क्या करता है? निर्दिष्ट करता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 27, आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता देता है। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता देता है, यानी किसी विशेष धर्म के प्रचार करने के लिए उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, यानी कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी धर्म के धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हिंदू जो है पंजाबी गुरुद्वारे में जा सकता है, पंजाबी किसी हिंदू मंदिर में पूजा कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी मुस्लिम किसी भी हिंदू तीज त्यौहार में फेस्टिवल में भाग ले सकता है। इसी प्रकार कोई भी हिंदू जो है मुस्लिमों के किसी भी फेस्टिवल में, ठीक है, भाग ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग केवल हिंदुओं के त्यौहारों में जाएंगे, मुस्लिम मुस्लिमों के में जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी दूसरे जाति धर्म के जो त्यौहार होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, याद रखना। ओके, तो संविधान इसकी स्वतंत्रता देता है, लेकिन कुछ जाहिल, अनपढ़, गवार लोग, पढ़े लिखे लोग जो है इस चीज़ को जो है चुनाव का हथियार बनाते हैं। ठीक है, बाकी आप समझदार है। आगे चलो, आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण होगा। ठीक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जिसमें आपके मुस्लिम आते हैं, जैन धर्म के आते हैं, बनिया बनिया आते हैं, ईरानी, पारसी आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करते हैं। इनको संरक्षण करने की जो शक्ति दी गई है वो आर्टिकल 29 देता है, यानी संविधान में इस बात का उल्लेख होगा। ठीक है, याद रखना। 115 क्वेश्चन है बेटा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो रिट आपकी 5 प्रकार की जारी होवे, आपको पता ही है। कहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन? CGL 2023 मारा देखो
6 मार्च 2023 को आ रहा। तो रिट आपकी 5 प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार रखता है। रख लिया। संविधान के अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 और 226, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आई रिपीट अगेन, एक बार और देखो अच्छे से। देखो, जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, अगर किसी आम आदमी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 के द्वारा कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने बहुत बार बता रखा। और अगर उसे हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 के द्वारा हो जा सकता है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में। 32 के द्वारा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट को जो है क्या कहा जाता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक, ठीक है। तो रिट 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, परमादेश, प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट 116वां, सूची 1 सूची 2 की जोड़ी को बनाइए और नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। मिलान करने भाई आपको, ठीक है। अच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी, ये तो पता ही है अगर आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होता है, उत्प्रेषण रिट क्या होती है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो प्रत्यक्ष सशरीर उपस्थित होना, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है तो कोर्ट उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके उसे उपस्थित होने का आदेश देगा। और प्रत्यक्ष सशरीर उपस्थित होना, इसका मतलब है कि बिल्कुल सही सलामत उसे उपस्थित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पुलिस वाले उसका हड़गोड़ तोड़ कर लावे, ठीक है, याद रखना। जैसा ले गए थे ऐसे उपस्थित करना पड़ेगा। परमादेश, परमादेश का मतलब आदेश देना होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष सशरीर उपस्थित होना है। परमादेश आदेश देना होता है। अधिकार परीक्षा क्या होता है? दावे की वैधता की जांच करना। अधिकार परीक्षा क्या होता है बेटा? दावे की वैधता की जांच करना, ठीक है। और उत्प्रेषण होता है प्रमाणित किया जाना। आगे देखो, एक बार सभी स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप डेली क्लास देखिएगा, ठीक है। क्लास को डेली देखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 117वां। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, अगर न्यायालय को पता चल जाए कि कोई आदमी है उसकी गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। 100% आपसे मंडे को सुनी जाएगी ये, 100%। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रिट जारी की जाती है? 3 अक्टूबर 2023 को ये आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बेटा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से क्या किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, तो ये समझ लेना कि उसे उपस्थित करने के लिए, सशरीर उपस्थित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है जारी की जाती है। अगर वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, या फिर 226 के द्वारा हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बड़े ध्यान से देखना। तो अधिकार परीक्षा क्या होती है? अधिकार परीक्षा, इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा, अधिकार परीक्षा मतलब इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में
व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए किया जाता है। अधिकार पर अच्छा, इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वैधता की जांच करने के लिए किया जाता है। परमादेश, यह उच्च न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को एक अधिकारी या सरकारी निकाय के खिलाफ एक पूर्व आचरण या चूक को ठीक करने के लिए जारी की जाती है। ठीक है भाई, दोबारा देखो, अधिकार पर अच्छा एक रिट है, तो इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सरकारी होती है, कार्यालय में व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और परमादेश क्या होता है, यह उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, यह उच्च न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। यानी जो बड़ा कोर्ट होगा वो छोटे कोर्ट को करेगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय को कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो ये कौन सा आर्टिकल आपको 32 का। ठीक है, तो एमटीएस में आ रहा 10 मई 2023 को, बिल्कुल अपडेट लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा, तो आर्टिकल 32 का आपका। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया था, तो आर्टिकल 32 आपका क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अगर किसी भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का, सॉरी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो आर्टिकल 32 के द्वारा कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 किससे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यानी कोई भी आदमी जो है आर्टिकल 32 का प्रयोग करके यदि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर देखो, जनहित याचिका, जनहित याचिका, जनहित याचिका, जनहित याचिका जो होती है, इसका जनक भारत में कौन है, पीएन भगवती। कौन है बेटा, पीएन भगवती। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कहाँ से ले रखा हमने, यूएसए से, अमेरिका से ले रखा है, जनहित याचिकाओं का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जिस समय भारत में इसको लागू किया गया था उस समय भारत के चीफ जस्टिस कौन थे, पीएन भगवती, पीएन भगवती थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, अगला है आर्टिकल 33, सैनिकों अथवा अर्ध सैनिकों के मूल अधिकारों में संसद के द्वारा कटौती की जा सकती है। जो सैनिक होते हैं या अर्ध सैनिक, आर्मी एंड पैरामिलिट्री जो होती है, उनके जो मूल अधिकार होते हैं उनमें संसद के द्वारा क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। ठीक है, क्या की जा सकती है, कटौती। आर्टिकल 34, राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों में, राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों में सैनिक शासन या मार्शल लॉ, सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को है। ठीक है, देखो, राष्ट्रपति द्वारा आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों में सैनिक शासन, यानी अगर मिलिट्री शासन लगा दे वहाँ पर या मार्शल लॉ लागू कर दे तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की जो शक्ति है वो किसको दी जाती है, संसद को। ये शक्ति कौन देता है, आर्टिकल 34 देता है, 34। ठीक है, 35 मैंने आपको बताया था। अस्पृश्यता तथा बलात्सर्म, यानी आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 17 और 24 के संबंध में। ठीक है, हेबियस कॉर्पस, याचिका का शब्दिक अर्थ क्या होता है, इसे अंग्रेजी में हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, किसी को शरीर पेश करना। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कहाँ था, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में आया था, मूल विधि के अंतर्गत 20 नवंबर 2021 को आया था। अब देखिए, हेबियस कॉर्पस, याचिका का शब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस जो होती है इसका हिंदी में मीनिंग होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, किसी आदमी को कोर्ट में सशरीर पेश करना। ठीक है, क्या करना, सशरीर पेश करना। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति को सशरीर पेश करने से है। यह रिट ऐसे व्यक्ति या पर अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने
किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से निरुद्ध किया है यानी गिरफ्तार किया है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाना जो अपहरण के दायरे में आता है, किसी का जबरदस्ती अपहरण कर लिया हो, ठीक है, ठीक है, अपहरण के दायरे में आता हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उपयोग उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में किया जाता है। इस याचिका के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना होता है। क्या करना होता है? कोर्ट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 120। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? दिल एंड आत्मा, ठीक है, दिल मांगे मोर। तो दिल और आत्मा किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है बेटा। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सभी बालक जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। क्या कहा है? आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? भाई ये बताना आपको, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, ठीक है। चलिए, तो वो है आपका आर्टिकल 226। क्या है? आर्टिकल 226, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 121 हो गया। चलिए, उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार है, जबकि 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास भी रिट जारी करने का अधिकार है। रिट 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर रक्षा और उत्प्रेषण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, परमादेश होती है, प्रतिषेध होती है, अधिकार पर रक्षा होती है, उत्प्रेषण होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 132। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ठीक है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 143। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है। 122 क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है बेटा? ठीक है, बताइए। तो भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। भाग 4 में 36 से 51 में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो भाग 4 में तो क्या है? नीति निदेशक तत्व है। भाग 2 में क्या है बेटा? नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 5 में संघ का वर्णन है। भाग 5 में क्या है? संघ का वर्णन है, ठीक है। अगला है 123वां। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? यानी इनमें से नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता बतानी है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनको लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और ये हमेशा सकारात्मक परिवर्तित होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव ओके। भारतीय संविधान के भाग 4 में
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक परिवर्तिक होते हैं, इन्हें संविधान या न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता बेटा, ठीक है, याद रखियो, बहुत अच्छे है ये। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर कितने का भी 123 हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 124वां क्वेश्चन, आज हम करेंगे 125 तक, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, जो भी छात्र क्लास देख रहे हैं वो कृपया कमेंट करें और पढ़ते समय इरिलेवेंट बातें ना करें, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 124 है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? अच्छा क्वेश्चन का, किस भाग में? देखो कल्याणकारी राज्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य होता है आपका नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और यह उदाहरण किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ये भी बता देता हूँ आपको। तो कल्याणकारी राज्य का विचार किस किस भाग में आता है? नीति निर्देशक तत्व में आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का था। कल्याणकारी राज्य शब्द का अर्थ अपनी संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास करना। जो हमारी जनता होती है, सबसे पहले हम जनता को रखेंगे, ठीक है। कल्याणकारी जो राज्य है, इसका मतलब क्या होता है कि भारत की जो समस्त जनता है ना, कोई भी फैसला जो लिया जाएगा वो भारत की जनता के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा, ठीक है। तो अपनी संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास है और लोकहित करे। कल्याणकारी राज्य का विचार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। कहाँ पर है बेटा? नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 125वां। 125वां, एक्स और वाई एक ऐसा रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं। रेस्तरां मतलब होटल में। एक्स और वाई ऐसे रेस्तरां के प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। तो आर्टिकल 39, ठीक है। इसी बार दिल्ली पुलिस में भी आ रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 39 क्या है? राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 39 क्लोज क्या में क्या है? राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जो है समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, ठीक है। उसके बाद है 39 ख, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, स्वामित्व और नियंत्रण की व्यवस्था करेगा, ठीक है। उसके बाद है 39 ग, संपत्ति उत्पाद के साधनों का विकेंद्रीकरण के लिए राज्य निर्देश देगा। संपत्ति और उत्पाद के साधनों का विकेंद्रीकरण के लिए राज्य निर्देश देगा। 39 ग, राज्य पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। तो आर्टिकल 39 में ही समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है। और आर्टिकल 39 अण, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों का सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। आवश्यकता के कारणवश विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जहां उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो, ठीक है, ओके। तो आज की हमारी क्लास थी, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर कितने कर 125 कर दिया, ठीक है बेटा। तो 125वां क्वेश्चन था। देखो, जो छात्र क्लास देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, कमेंट करके क्लास का फीडबैक दीजिएगा। अगली जो क्लास आएगी हमारी क्लास नंबर 6 आएगी, जिसमें हम 125 to 50 क्वेश्चन कवर अप करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके।